नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देखते हैं वाइटल साइन अपन चल रहा था। वाइटल साइन टॉपिक में आपने कंपोनेंट्स पे चल रहे थे और कंपोनेंट में सबसे पहले कंपोनेंट टेम्परेचर के बारे में आपने देखा, उसके बाद में अपने पल्स के बारे में, और थर्ड कंपोनेंट उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यहां से भी रिलेटेड कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में चले जाइए, चाहे आप सीएचओ चले जाइए, चाहे आप नोटसेट चले जाइए, इंडिया के किसी लेवल के एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहां पे सबसे पहले आपने कहा रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए। वैसे तो आप रेस्पिरेशन का मतलब अपन जैसे समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसी को अपन रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरी बात अपन कहते हैं कि लंग्स में गैसेज का जाना और वापस से बाहर आ जाना, ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। एक और चीज आती है, एक ब्रीदिंग होती है, एक रेस्पिरेशन होता है। दोनों में डिफरेंस है, नहीं है, सेम है, ऐसा भी कई बार दिया। ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है गैसेज का इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स, ये क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। एक्चुअल मतलब क्या है इस रेस्पिरेशन का। देखिए रेस्पिरेशन जनरली अपन वैसे तो आपने एक और चीज बता देता हूं पहले थोड़ा सा। रेस्पिरेशन दो चीजें होती हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, और एनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है वो क्या कहलाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब देखिए यहां सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आपने गैसेज यानी मैं कहूं आप सबसे पहले सिंपल समझिए O2 और CO2। O2 और CO2 अपन ने नोज के थ्रू, किसके थ्रू, नोज के थ्रू, नोज के थ्रू ये कहां गई, आपकी लंग्स में गई, लंग्स में गई। क्लियर है। लंग्स में जैसे ही जाती है यहां से आपका ब्लड, ये ब्लड वेसल्स हैं, क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। अब इस ब्लड वेसल्स में होगा क्या, यहां पे ये यहां पे आए दोनों, अब इसमें ऑक्सीजन तो यहां क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहां से इम्प्योर्ड ब्लड आ रहा है CO2 वापस इसमें क्या हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि यहां पर CO2 की वैल्यू बहुत कम होती है। यहां ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है 21% होता है, जबकि CO2 0.03 से लेकर के 0.04% होती है यहां से। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे गया और ये आगे जाके सीधा का सीधा कहां आ जाता है, ये आपकी, ये मान लीजिए ये यहाँ टिश्यू ओब्लिक यहाँ सेल्स के पास आ गया। क्लियर है। अब यहाँ सेल्स में और टिश्यू में यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स में आपके, जैसे आपने कहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूं। यहाँ पे सेल में होता क्या है, जैसे आपने कहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है, प्लस CO2 बनता है, प्लस H2O बनता है। समझ में आ गया दोस्तों। एक बात समझना, यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे जो लंग्स से आपके पास, यहाँ लंग्स से आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये ऑक्सीजन ब्लड आपके सेल्स और टिश्यू में आया, और सेल्स और टिश्यू में यहाँ क्या आता है, जैसे आपने कहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, उससे क्या बना, एटीपी। एटीपी का यूज आपकी सेल्स करती है, क्यों, उनको सर्वाइव के लिए। जबकि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, CO2। ये CO2 और इसमें कुछ O2 भी होता है, लेकिन CO2 की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ये CO2 प्लस कुछ मात्रा में O2, ये वापस से आपके कहां आ जाएंगे, यहाँ वापस से कहां जाएंगे, लंग्स की तरफ। अब यहाँ आपको पता है कि इसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ आने वाले ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से CO2 वापस इधर चला जाएगा, तो CO2 और O2 ये वापस से कहां आ गए, लंग्स से बाहर। तो यहाँ और वहां ऐसे जहां आए लंग्स में आए तो यहाँ O2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन इसमें कम है और जो बाहर से आ रही है उसमें ज्यादा है।
जबकि CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है और बाहर वाली में कम है, इसलिए CO2 इधर आएगी और O2 इधर आएगी। और बाकी आपने कहा जैसे एक्सपिरेशन यहाँ CO2 प्लस O2 आपके बाहर आए, और लेकिन इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो कितना रहेगा। अब यहाँ जो O2 है उसका परसेंट बचता है 16 to 17%, जबकि यहाँ CO2 है वो लगभग बचती 3.4 से लेकर के 4% के लेवल। अब आपने कहा था जब आप इन करते हैं तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%, जबकि इन करते हैं तो CO2 कितना है, 0.03 से 0.04%, जबकि जब आप आउट करते हैं लंग से तो कितना है, O2 16 to 17%, जबकि CO2 3.4 to 4%। ये जो प्रॉपर एक्सचेंज है कहां से, एनवायरमेंट से लंग्स और लंग्स से ब्लड, तो ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और फिर ब्लड से लेकर के टिश्यू और सेल के बीच में एक्सचेंज हुआ उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और फिर वापस से ये, तो अपन ने कहा यहां पे देखिए यहां पर प्रेशर अलग अलग पाया जाता है, इनकी कंसंट्रेशन उसी के आधार पे इसका अलग अलग डिफ्यूजन होता है। तो आपने कहा जब अपन अंदर लेते हैं, इन करते हैं, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, CO2 की कम होती है। तो CO2 यहां पे, जबकि ब्लड में CO2 ज्यादा होती है और O2 कम होती है, तो यहाँ O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर चली जाएगी। यही पूरा का पूरा प्रोसेस। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन तो है ये, एक्चुअल में रेस्पिरेशन तो है ये। बाकी अपन कह सकते हैं तो आपका मेनली रेस्पिरेशन का मतलब दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब समझ में आ गया क्या है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अरे आज एक और बात बता रहा था मैं, ब्रीदिंग वैसे तो अपन कहते हैं इन एंड आउट, लेकिन कई बार अपन इनको डिफरेंशिएट नहीं कर गया, काफी जगह एक ही दे रखा है। तो अगर अपन कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं, देखिए कि आपका जो रेस्पिरेशन क्या है, तो कई बार ऐसे भी बोलते हैं एक्ट ऑफ ब्रीदिंग which include इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग का मतलब हो गया दोनों चीजें होती हैं, गैस का अंदर जाना इन एंड गैस का बाहर आना आउट होना, दोनों क्या कहलाता है, दोनों को मिला के एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। और ये भी अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन में बोला जाता है। ठीक है, अब उसी को अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपने कहा दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के मतलब क्या आ सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं गैसीय एक्सचेंज बिटवीन लंग्स या एल्वियोलाई एंड ब्लड। तो अपन कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखिए थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। दूसरी बात अभी आपने बोला इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी आपने कहा गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का हुआ, टू टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रेगुलेशन
रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो आपको पता है रेस्पायरेशन का जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो आपने कहा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। और ये मेडुला ओब्लोंगेटा रेट को रेगुलेट करता है, जबकि कई बार अपन बोलते हैं पॉन्स, ये पॉन्स है वो किसको, डेप्थ को रेगुलेट करता है। तो आपने कहा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दो ऑर्गन्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स। ये मेडुला ओब्लोंगेटा रेट को करता है जबकि पॉन्स डेप्थ को करता है। क्लियर है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। ये तो आपने सिर्फ यही समझा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है। अब आगे अपन चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है रेट, दूसरा है रिदम और तीसरा है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अपन जनरली काम में लेते हैं। रेट क्या होता है, रिदम क्या होता है और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। क्लियर है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेट के बारे में। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रेट के बारे में ही है। यहाँ से रिलेटेड कई बार नहीं, मोस्ट ऑफली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेस्पिरेशन में, रेट के बारे में। देखो रेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या है। देखिए आपने कहा रेट क्या होती है, तो रेट का मतलब है 1 मिनट में जितना आप रेस्पिरेशन करते हैं, नंबर ऑफ रेस्पिरेशन या नंबर ऑफ ब्रीदिंग्स पर मिनट, नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। देखो रेट किसी के लिए भी हो, रेट का मतलब है किसी बेसिस होता है। जैसे आप कुछ भी खरीदते तो उसका रेट है, इसका मतलब एक सामान हो इतनी रेट में आएगा। ऐसा ही अपन रेस्पिरेशन रेट के लिए कह सकते हैं, 1 मिनट में जितना ब्रीदिंग करता है वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन रेट कहलाएगा। तो आपने कहा रेट का मतलब है नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट, 1 मिनट में जो ब्रीदिंग करता है, नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। देखिए नॉर्मल जो रेट कितना होता है, तो अपन बोलते हैं नॉर्मल रेट 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट तक होता है। नॉर्मल जो रेट अपन मानते हैं कितना होता है, 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट तक होता है। जनरली देखिए एक जैसा कि अपन ने बोलते हैं कि हाँ कि अगर रेट कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अगर रेट हाई हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर रेट कम हो जाती है तो उसके लिए ब्रेडी बोलते हैं, और ज्यादा होता है उसके लिए टेकी, जबकि रेस्पिरेशन के लिए प्निया वर्ड यूज करते हैं। तो अगर 2 वर्ड आएंगे यहाँ, ब्रेडीपनिया क्या होता है, ब्रेडीपनिया क्या होता है, तो ब्रेडीपनिया का मतलब है अगर रेस्पिरेटरी रेट है वो लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा, ब्रेडीपनिया कहलाएगा। और अगर ये जो रेट है 24 से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन टैकिपनिया कहलाएगी। तो मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट, मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट। तो आपने कहा 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ये नॉर्मल रेट अपन मानते हैं। उसके बाद में आपने कहा ब्रेडीपनिया क्या होता है। यहाँ से ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। नॉर्मल ये पूछा जाता है ब्रेडीपनिया क्या होता है, टेकिपनिया क्या होता है, नॉर्मल रेट क्या होती है, इनके बारे में। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन वेरिएशंस इन रेस्पिरेटरी रेट, वेरिएशंस इन रेस्पिरेटरी रेट। देखो रेट के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कौन कौन से वेरिएशंस यहाँ पे हैं। क्लियर है,
देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एज के आधार पे। एज के आधार पे क्या वेरिएशंस आते हैं, क्या हैं, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, रेस्पिरेटरी रेट वैसे तो अपन क्या बोलते हैं, कम होता जाता है, क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे अपन एज वाइज बात करें और एज वाइज बात करेंगे तो देखिए क्या, अगर अपन एट बर्थ की बात करें, एट बर्थ पे कितना होना चाहिए, कितना मानते हैं नॉर्मली, तो एट बर्थ पे अपन बोलते हैं 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, 60 to 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से कई बार क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक न्यूबॉर्न है और उसका एट बर्थ पे रेस्पिरेटरी रेट 55 ब्रीथ्स पर मिनट है, और उसको तो बताइए उसको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर एक बात सोचिए, एट बर्थ पे 30 to 60 ब्रीथ नॉर्मल होती हैं और नॉर्मल रेंज में किसी प्रकार की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो एट बर्थ की आपने बात की। उसके बाद में अपन चलते हैं इन्फेंट का रेट क्या होता है लगभग, तो आपने कहा 20 से लेकर के 40 ब्रीथ्स पर मिनट तक हो सकता है, 20 से लेकर के 40 ब्रीथ्स पर मिनट तक हो सकता है। फिर अपन ने बात की एडोलसेंट, एडोलसेंट का क्या हो सकता है, तो आपने लगभग मानते हैं 20 ब्रीथ्स पर मिनट। फिर अपन एडल्ट की बात करते हैं कॉमनली, एडल्ट क्लाइंट में नॉर्मली अपन मानते हैं 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में, और उसमें भी एवरेज नॉर्मली अपन कितना 16 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट की ओल्ड एज की अगर अपन बात करते हैं, ओल्ड एज की अगर अपन बात करते हैं, देखिए ओल्ड एज में थोड़ा सा लो से लेकर के थोड़ा सा हाई की तरफ जा सकती है। तो ओल्ड एज में अपन कह सकते हैं कि वेरी होती है, कहाँ से 10 to 12 10 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट तक वेरी हो सकती है। ठीक है, तो आपने कहा ओल्ड एज में जाके यहाँ तक, तो क्या क्या रेट होती है नॉर्मली, क्या क्या होती है, देखिए सबसे ज्यादा कॉमन जो एग्जाम में पूछा जाता है ये दो क्वेश्चन, एट बर्थ और इन्फेंट, सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दोनों के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में अगर जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है तो किसके बारे में, एडल्ट के बारे में भी रेट कई बार जान ली जाती है। तो आपने कहा क्या चेंजेज आते हैं एज के आधार पे रेस्पिरेशन रेट में, तो वो आपने देखा कि क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेज आते हैं। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, देखिए ये आपने रेट की बात की है। अब अपन जेंडर के आधार पे देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जेंडर की बात अगर आपने की है, जेंडर में क्या होगा, रेट कम होगी या बढ़ेगी, या मेल का ज्यादा होता है या फीमेल का ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है। देखिए आपने एक बात बोली थी पहले, आपने कहा जो मेल का और फीमेल में, फीमेल का जो सिस्टेमिक बीपी है मेल की तुलना में कम होता है, तो उसको हार्ट को थोड़ा सा ज्यादा पंप की, इसीलिए लंग्स को भी हल्का सा ज्यादा पंप करने की या ज्यादा रेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए। तो आपने कहा था हार्ट रेट भी ज्यादा फीमेल का होता है, जबकि रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा फीमेल का ही होता है। तो मेल की तुलना में फीमेल का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा होता है। उसके बाद में अपन थोड़ा सा और चलते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो भी आपको पता है रेस्पिरेटरी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन में, हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फीवर है, पेन है, एंजाइटी है,
इमोशंस हैं, आपने कहा फीवर, पेन, एंजाइटी, इमोशंस, इन सब में एक्सरसाइज है, इन सब में रेस्पिरेटरी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपने कहा क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, तो आपने फीवर, पेन, एंजाइटी, इमोशंस, एक्सरसाइज, इन सब कंडीशंस के अंदर रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर आपने कहा इंजेशन ऑफ फूड, जैसे ही फूड का इंजेशन होगा तो उसका डाइजेशन भी होगा, और डाइजेशन में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जैसे ही ज्यादा डिमांड होगी तो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंजेशन ऑफ फूड, इस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो आपने कहा फीवर, पेन, एंजाइटी, इमोशंस, एक्सरसाइज, इन सब कंडीशंस में रेट क्या होती है, बढ़ती है। आपने फिर थोड़ा सा और चलते हैं, अगर कोई ब्रेन ट्रॉमा हो जाए, ब्रेन ट्रॉमा हो जाए, या कोई ब्रेन में कोई इंजरीज हो जाए, ब्रेन ट्रॉमा या इंजरीज की कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी थोड़ा रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। जबकि आपने देखा होगा नारकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, वो भी रेट को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, क्योंकि वो सेंटर को डिप्रेस कर देती हैं। तो इनके कारण आपकी क्या रेट कम हो सकती है। तो आपने कहा किन कंडीशंस में क्या क्या वेरिएशंस पाए जाते हैं, इनके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो रेट पे क्या क्या चीजों का वेरिएशंस आते हैं, क्या क्या आता है, इनके बारे में आपने थोड़ा सा देखा कि क्या क्या कब रेट घटती है, कब बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ेगा। एक और बात, वैसे तो मैंने फीवर बोल दिया, लेकिन एक बार पर्टिकुलर बता देता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भी रेस्पिरेटरी रेट क्या होंगी, बढ़ेंगी। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ता है तो भी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने कहा टेम्परेचर बढ़ा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी। और मैंने कहा था 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी रेट कितना, 4 ब्रीथ पर मिनट तक बढ़ जाती हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो कितना जो रेट है वो 4 ब्रीथ पर मिनट तक बढ़ जाती हैं। तो यहां से कई बार ये छोटा मोटा क्वेश्चन डायरेक्ट डालने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये तो सिर्फ आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, और सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, रेट के बारे में। और रेट से रिलेटेड यहाँ पे कई बार वेरिएशन के बारे में, कई बार इनके बारे में कहाँ का इफेक्ट आता है, इन सब कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड इसका जो पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या था, रिदम। सेकंड पॉइंट क्या है, रिदम। इसका मतलब है अगर रेट नॉर्मल है तो रिदम भी क्या होगा, नॉर्मल है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है तो रिदम भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसके बारे में इतना कुछ खास डिटेल से अपन को देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे तीसरा चलते हैं, डेप्थ। देखना डेप्थ क्या होता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, देखो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड करता है सबसे पहले नॉर्मल रेस्पिरेशन पे। नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में आपने बताया है, अभी मैंने कहा था ब्रीदिंग का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। और नॉर्मल एट रेस्ट पे जो आप वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट होता है लंग्स से नॉर्मली, वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। इसका मतलब है नॉर्मल जो रेस्पिरेशन में एयर का वॉल्यूम यूज किया जाता है, इन एंड आउट होता है, वो कितना है, 500 ml। इसका मतलब है 500 ml अगर एयर का वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है तो वो डेप्थ क्या है, नॉर्मल है। अगर 500 ml से एयर ज्यादा यूज होता है तो इसका मतलब डेप्थ बढ़ जाएगी, और अगर 500 ml से कम यूज होता है इसका मतलब डेप्थ कम हो जाएगी। तो आपने कहा डेप्थ बढ़ना और डेप्थ घटना, और नॉर्मल डेप्थ का मतलब है टाइडल वॉल्यूम। तो अपन कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ एयर in and out from the lungs at रेस्ट के टाइम पे जो इन एंड आउट होता है वो वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली अपन ने कहा टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 500 ml। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। ठीक है, अगर ये 500 ml ही यूज किया जा रहा है किसमें? रेस्पिरेशन में, तो अपन बोलेंगे कि डेप्थ क्या है? नॉर्मल है। लेकिन इफ इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल डेप्थ, यहां डेप्थ क्या होगी? नॉर्मल है। जबकि अगर यहां पर कंडीशंस बना दें, इफ मोर देन 500 ml एयर, more than 500 ml of air यूज इन ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग में 500 ml से ज्यादा एयर, मोर देन 500 ml एयर यूज इन ब्रीदिंग, अगर 500 ml से ज्यादा यूज करते हैं ब्रीदिंग में, तो उसका मतलब है डेप्थ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। डेप्थ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यहां पे अपन कह सकते हैं नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो गया, इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। क्लियर है बात? अगर अपन ब्रीदिंग के अंदर दूसरा पॉइंट अपन बना सकते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, लेस देन 500 ml एयर यूज इन ब्रीदिंग, अगर 500 ml से कम यूज करते हैं अपन ब्रीदिंग में, इसका मतलब है डेप्थ क्या हो गई? कम हो गई। डेप्थ क्या हो गई? कम हो गई। और इसको अपन बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग, क्लियर है? तो आपने यहाँ कहा 500 ml से ज्यादा एयर का यूज होता है तो अपन ब्रीदिंग में, तो बोलेंगे डेप्थ बढ़ गया, और अगर 500 से कम होता है तो अपन बोलेंगे डेप्थ कम हो गया। तो यहाँ पर डेप्थ कम हो गया, इसको शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं, और यहाँ पर डेप्थ बढ़ जाता है, और यहाँ पर डेप्थ क्या हो गई? यहाँ पर डेप्थ क्या हो गई? कम हो गई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? शैलो ब्रीदिंग। क्लियर है दोस्तों? तो आपने कहा डेप्थ क्या होता है, तो डेप्थ अपन कहाँ से काउंट करेंगे? डेप्थ अपन ये देखेंगे कि नॉर्मल जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं एट रेस्ट पे, या मैं कह दूं जितने रेस्ट के टाइम पे आप एयर को इन एंड आउट करते हैं नॉर्मली, वो क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा आप ले रहे हो तो डेप्थ बढ़ जाएगा, और टाइडल वॉल्यूम से कम ले तो डेप्थ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देखो आगे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर है? तो यहां भी आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन होता क्या है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। क्लियर है? इसके बाद में आपने देखा कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद में करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके बाद में आपने उसमें सबसे पहले रेट देखा, रेट के बाद में आपने उसमें रिदम देखा, और रिदम के बाद में आपने डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखा। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस, देखो कई बार कुछ एबनॉर्मल टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल से लेके हुए चल देंगे, फिर अपन यहाँ टर्मिनोलॉजी से भी रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको बोले यूपनिया का मतलब क्या है? देखो यू वर्ड लग जाता है, वहां का मतलब क्या है? नॉर्मल। पनिया का मतलब है रेस्पिरेशन से।
ब्रीदिंग से। तो यहां मतलब क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग। अपनिया का मतलब क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्लियर है। फिर उसके बाद में कई बार अपन ने बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब है, ऑर्थोपनिया मतलब क्लाइंट अपराइट पोजीशन में क्या करे, ब्रीदिंग करे। अपराइट पोजीशन में जैसे आपने देखा होगा CO2 वाले और ऐसे वाले क्लाइंट हैं, अस्थमा वाले, ये आपको लेट के सीधे ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो वो क्या, थोड़ा सा हेड अप को क्या करते हैं, हेड को अप करते हैं, या अपराइट पोजीशंस में जो भी आप ब्रीदिंग करते हैं वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोपनिया। तो क्लाइंट कैन breathe client can breathe in upright position। क्लाइंट कैन ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन, यानी क्लाइंट अपराइट पोजीशन में जो ब्रीथ करता है वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोपनिया कहलाएगा। ये अभी आपको पता है रिसेंटली एग्जाम GMCH 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्थोपनिया, क्लाइंट कैन ब्रीथ इन अपराइट पोजीशन, ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोपनिया कहलाएगा। देखिए कई बार यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया जैसे हाइपोक्सेमिया है, हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सेमिया है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया बोलेंगे। और हाइपोक्सेमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। दोनों ही टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन कह सकते हैं लैक ऑफ O2, लैक ऑफ O2 इन ब्लड। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया में कहलाएगा। क्लियर है। कई बार आपने देखा होगा एपनिया की कंडीशन आती है, एपनिया की कंडीशन आती है तो इसको क्या बोलेंगे, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया का मतलब क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, उनके बारे में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है या डालता भी है। तो एपनिया का मतलब क्या हो गया, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद में कुछ और आगे चलते हैं अपन, यहाँ से कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए स्टेरटोरस रेस्पिरेशन, स्टेरटोरस रेस्पिरेशन, स्टेरटोरस रेस्पिरेशन। देखो स्टेरटोरस रेस्पिरेशन क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि नोज में, माउथ में, एयरवे में कुछ सिक्रीशंस आ जाती हैं, और उन सिक्रीशन से अगर एयर पास होती है तो एक हाई बबलिंग साउंड, मतलब एक जो नॉर्मली अपन कहते हैं कि हाई पिच साउंड से साउंड आती है। या कई बार अपन ने कहा है यहाँ से एक नोइजी ब्रीदिंग आती है, नोइजी या स्नोरिंग साउंड जैसी एक खराटेदार जैसी एक साउंड आती है, उस नोइजी ब्रीदिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टेरटोरस रेस्पिरेशन। जैसे आपने देखा होगा एक्यूट एल्कोहलिज्म, क्या एक्यूट एल्कोहलिज्म की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेरटोरस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो आपने कहा स्टेरटोरस रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, तो आपने कहा नोइजी ब्रीदिंग, नोइजी ब्रीदिंग कोमा स्नोरिंग, स्नोरिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड आर मेड, स्नोरिंग साउंड आर मेड ड्यू टू एयर पासिंग, एयर पासिंग थ्रू secretions,
एयर पासिंग थ्रू सिक्रीशंस। तो आपने कहा नोइजी ब्रीदिंग कोमा स्नोरिंग साउंड आर मेड ड्यू टू एयर पासिंग थ्रू सिक्रीशंस। अगर सिक्रीशंस में से एयर पास होती है और उसके कारण एक नोइजी और एक स्नोरिंग साउंड यानी खर्राटे जैसी आवाज आती है तो वो क्या कहलाता है? स्टेटोरस रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेटोरस। तो ये स्टेटोरस रेस्पिरेशन किस कंडीशन में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल जरूरी है। किस कंडीशन में? एक्यूट अल्कोहलिज्म की कंडीशन में। एक्यूट अल्कोहलिज्म की कंडीशन में। अरे कई बार आपने देखा होगा ना, रास्ते से जाते रहते हैं, बहुत से लोग हैं वो पी के अल्कोहल पी के रोड के सहारे ऐसे गिरे हुए होते हैं, उनमें खर्राटे जैसी एक बबलिंग जैसी फ्रोथिंग साउंड आती रहती है, वो क्या कहलाती है? स्टेटोरस रेस्पिरेशन। तो ये बात ध्यान रखना, ये किस कंडीशन में पाई जाती है? एक्यूट अल्कोहलिज्म में पाई जाती है। क्लियर है? सेकंड यहां पर आता है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। सेकंड ये आता है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। देखिए स्ट्राइडर रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? स्ट्राइडर रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? स्ट्राइडर रेस्पिरेशन का यहाँ क्या मतलब होता है? मैंने पहले भी कई बार अपन ने डिस्कस किया है। स्ट्राइडर रेस्पिरेशन कब आता है? जब आपका अपर एयरवे है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाए, ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने, एक हाई पिच और क्या, एक हाई पिच साउंड देखने को मिलेगा। वही साउंड क्या कहलाता है? स्ट्राइडर रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए ए हार्स कोमा वाइब्रेटिंग कोमा हाई पिच साउंड ड्यू टू हाई पिच साउंड ड्यू टू upper airway obstruction and inflammation। तो आपने कहा ए हर्स कोमा वाइब्रेटिंग कोमा हाई पिच साउंड, या हर्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट, हर्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अच्छी नहीं लगने वाली। तो आपने कहा ए हर्स कोमा वाइब्रेटिंग कोमा हाई पिच साउंड क्यों आएगी? अपर एयरवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर अपन ने कहा कोई इन्फ्लामेशन हो जाए। ये अपन ने वहां पे भी इसके बारे में, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एक क्वेश्चन यहां से और आया है, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल किस कंडीशन में पाई जाती है? तो आपने कहा obstruction of upper airway, obstruction of upper airway oblique laryngitis इन कंडीशंस में देखने को मिलती है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। देखिए अपन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का मतलब है एक ट्यूब अपन डालते हैं और वो कहां पे, अपन माउथ के थ्रू कहां पे जाते हैं? ट्रेकिया में जाती है। उसको क्या बोलते हैं? ईटी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन बोला जाता है। कई बार कुछ क्लाइंट ईटी ट्यूब पे होते हैं, एंडोट्रेकियल इस पे होते हैं। कुछ टाइम बाद में अपन एक्सटूबेशन करते हैं। एक्सटूबेशन का मतलब होता है ट्यूब को वापस से रिमूव करना। रिमूव करने के बाद में कुछ क्लाइंट कंप्लेन करते हैं, कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं? कि उनको स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन हो रहा है। इस कंडीशन में आप एक क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? क्या नर्सिंग तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी क्लाइंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब पे रखते हैं तो लैरिंग्स में क्या होता है? इन्फ्लामेशन आ जाता है और उस इन्फ्लामेशन के कारण एक हाई पिच साउंड आती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्राइडर साउंड बोलते हैं। तो देखिए एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसका मतलब
अपने को क्या करना चाहिए, एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, ए पेशेंट complaint to a patient complaint to nurse, after removal of endotracheal tube. A patient complained to nurse after removal of endotracheal tube. Patient has stridor sound respiration. एक पेशेंट कंप्लेन करता है क्या कि आफ्टर रिमूवल ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब द पेशेंट हैज स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन। पेशेंट क्या है, पेशेंट को स्ट्राइडर साउंड रेस्पिरेशन है। तो बताइए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, व्हाट इज नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा यहाँ पे। देखिए ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपने कहा अगर स्ट्राइडर साउंड आ रही है, इसका मतलब है लैरिंग्स में कुछ इन्फ्लामेशन होगा, तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, एससीपी को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं नोटिफाई द एससीपी, यहाँ अपन क्या करेंगे, नोटिफाई द एससीपी। क्लियर है, तो यहाँ एससीपी को नोटिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार ईएसआईसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। कुछ और अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी में, यहाँ कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है। जैसे आपने देखा साई रेस्पिरेशन, साई रेस्पिरेशन में होता क्या है, जैसे अपन बोलते हैं प्रोलोंग्ड इंस्पिरेशन होता है और उसको फॉलो करते हुए प्रोलोंग्ड एक्सपिरेशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, साई रेस्पिरेशन। ये साई रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, देखो इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे अपन कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा किसी का कोई मान लीजिए चाहने वाला लॉस्ट हो जाता है, कुछ वो हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत इमोशंस के साथ रोना, जैसे हवा के ऐसे हबक के जो रोते हैं, हबक के जो रोना है, वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, साई रेस्पिरेशन कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं डीप इंस्पिरेशन followed by prolonged expiration, deep inspiration followed by prolonged expiration, यानी डीप इंस्पिरेशन और प्रोलोंग्ड एक्सपिरेशन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साई रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल ग्रीफ कोमा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ग्रीफ कोमा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, साई रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो साई का मतलब होता है डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलोंग्ड एक्सपिरेशन, वो क्या कहलाता है, साई रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, साई रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी भी यहाँ है। रेल या क्रेकल साउंड, रेल या क्रेकल साउंड। देखिए इसका मतलब क्या है, आपने कहा एक एबनॉर्मल बबलिंग साउंड आती है,
एक एबनॉर्मल बबलिंग साउंड आती है। कब आती है? जब एयर है आपकी म्यूकस में से क्या होती है, पास होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेल या रहल या क्रैकल साउंड बोला जाता है। तो अपन कह सकते हैं एन एबनॉर्मल बबलिंग साउंड ड्यू टू एयर पासिंग थ्रू म्यूकस। अगर म्यूकस में से एयर पास होती है और उसके कारण एक बबलिंग साउंड आती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेल या रहल या क्रैकल साउंड बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है आपको, ब्रोंकाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो रहल या क्या होती है, क्रैकल साउंड। तो आपने कहा एबनॉर्मल बबलिंग साउंड होती है, या म्यूकस में से जब एयर पास होती है तो एक एबनॉर्मल बबलिंग साउंड होती है, उसी को अपन रेल या क्रैकल साउंड बोला जाता है। क्लियर है बात? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आता है व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड। देखो व्हीजिंग साउंड है ना, सीटी जैसी आवाज, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, अस्थमा का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, ऐसी कंडीशंस में आप इसको देख सकते हैं व्हीजिंग साउंड को। ठीक है, व्हीजिंग साउंड होती क्या है, तो अपन ने कहते हैं कई बार एक विस्लिंग साउंड आती है, हाई पिच विस्लिंग साउंड आती है ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर ब्रोंकाई। अगर स्मॉलर ब्रोंकाई के अंदर कोई भी पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक साउंड आता है, सीटी जाता है, एक विस्लिंग साउंड आता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, व्हीजिंग साउंड बोला जाता है। तो अपन कह सकते हैं ए whistling sound, comma a whistling, comma high pitch sound due to partial obstruction of smaller bronchi, a whistling comma high pitch sound due to पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर ब्रोंकाई। उसके कारण एक सीटी जैसी आवाज आती है, एक विस्लिंग साउंड आवाज आती है, उस विस्लिंग साउंड को ही अपन क्या बोलते हैं, व्हीजिंग साउंड। किस किस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलती है, किन किन कंडीशंस में, तो आपने कहा अस्थमा में देखने को मिलती है, सीओपीडी में भी ये ऐसी देखने को मिलती है, कई बार न्यूमोनिया में भी ऐसी देखने को मिलती है, कई बार FBAO में भी ऐसी देखने को मिलती है। तो इन कंडीशंस में देखा जा सकता है। तो आपने कहा व्हीजिंग साउंड क्या है, ए विस्लिंग साउंड आती है अगर आपकी ब्रोंकाई के अंदर पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में वही आपकी व्हीजिंग साउंड कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ और हैं, जैसे आपने कहा हाइपरपनिया क्या होता है, हाइपरपनिया का मतलब होता है रेट और डेप्थ दोनों ही इंक्रीज हो जाएं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरपनिया। रेट एंड डेप्थ दोनों ही इंक्रीज हो जाएं, रेट और डेप्थ दोनों ही इंक्रीज हो जाएं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरपनिया। एक आता है हाइपोपनिया, यानी कि रेट एंड डेप्थ दोनों ही अगर क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
हाइपोपनिया। क्लियर है? इसी के आधार पे देखना मैं 3-4 प्रकार कुछ टाइप और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको। एक आता है आपका कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। देखो कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन क्यों देखने को मिलता है, क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कंडीशंस बता देता हूँ कि कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन है, किन किन कंडीशंस में हो सकता है, क्या क्या है। इस कुस्मॉल्स का मतलब क्या है, कुस्मॉल्स का अपने आप में एक मतलब है, क्यों होता है ऐसा देखिए एक बार। कुस्मॉल्स का पहले मतलब समझा देता हूँ। के का मतलब होता है कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। कुस्मॉल का के का मतलब क्या होता है, कीटो एसिड। यू का मतलब होता है यूरेमिया। एस का मतलब होता है सेप्सिस। एस का मतलब होता है सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स टॉक्सिसिटी। एम का मतलब होता है मेथेनॉल पॉइजनिंग, मेथेनॉल पॉइजनिंग। ए का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टॉक्सिसिटी। यू का मतलब होता है यूरिक एसिड रिटेंशन। और एल का मतलब होता है लैक्टिक एसिडोसिस। तो जितनी भी आपने इसके अंदर देखा, क्या नाम है, कुस्मोल का नाम क्या है पूरा, यहां से कई बार जानने की कोशिश करता है। देखिए कुस्मोल का पूरा नाम क्या है। तो आपने कहा कुस्मोल का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में आपने देखा। के का मतलब क्या होता है, कीटो एसिडोसिस। यू का मतलब क्या होता है, यूरेमिया। एस का मतलब क्या होता है, सेप्सिस। एस का मतलब क्या होता है, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी। एम का मतलब क्या होता है, मेथनॉल सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन, एस्प्रिन ओवरडोज भी बोलते हैं, एस्प्रिन ओवरडोज की कंडीशन। एम का मतलब मेथेनॉल पॉइजनिंग। ए का मतलब एल्डिहाइड टॉक्सिसिटी। यू का मतलब यूरिक एसिड। एल का मतलब लैक्टिक एसिडोसिस। ये जो भी कंडीशंस आपने देखी है, सारी की सारी कंडीशंस, इनके अंदर एक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको एक बात तो पता ही है, वैसे एसिड बेस में पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उसको कंपेंसेट किसके द्वारा किया जाता है, रेस्पिरेटरी के द्वारा। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, उसको कंपेंसेट किसके किया जाता है, मेटाबॉलिक। यानी कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो CO2 के द्वारा कंपेंसेट किया जाएगा, और अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है तो बाइकार्बोनेट के द्वारा कंपेंसेट किया जाता है। इसका अपन आगे देखेंगे। यहां आपने कहा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देखना यहां पे थोड़ा सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिसऑर्डर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिसऑर्डर होता है पीएच डायरेक्टली प्रपोज टू बाइकार्बोनेट, यानी पीएच भी कम होता है और बाइकार्बोनेट भी कम होता है। क्लियर है, मेरी थोड़ी सी बात समझना। यहाँ पर पीएच भी कम होता है और बाइकार्बोनेट भी कम होता है। यहाँ कंपेंसेट किसके द्वारा किया जाता है, CO2 के द्वारा। कंपेंसेशन का हमेशा मतलब है पीएच को वापस से नॉर्मल रेंज में लाना। अगर इसको आप नॉर्मल रेंज में, अब ये जो है वो तो ऐसा ही रहेगा, इसके कारण नॉर्मल नहीं आएगा। इसका मतलब कंपेंसेट किसके द्वारा किया जाएगा, CO2 के द्वारा। और CO2 के द्वारा कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको पीएच को वापस से बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लाने के लिए घटी हुई पीएच को वापस से कहाँ बढ़ाना है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर CO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और CO2 कम कब होगी बॉडी में, जब अपन रेट और डेप्थ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और रेट और डेप्थ बढ़ जाएगी तो CO2 वॉश आउट हो जाएगी बॉडी से। इसीलिए
बॉडी की कंपेंसेट करने के लिए रेट और डेप्थ दोनों ही बढ़ जाती है, हाइपरपनिया जैसी कंडीशन आ जाती है रेगुलर रूप से, वही कंडीशन क्या कहलाती है, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। लेकिन ये किस कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ देखना, यहां पे कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ ये समझना। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कोमा रेगुलर, रेगुलर रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, ये इसका डेफिनेशन है। आपने कहा एबनॉर्मल कोमा रेगुलर रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। तो आपने कहा एबनॉर्मल कोमा रेगुलर रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, वही कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। ये मैंने एबनॉर्मल क्यों लिखा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। देखो यहां से जब कई बार पूछ लिया जाता है कि कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन क्या है, ऑप्शन में आपके पास क्या क्या आएंगे, नॉर्मल रेगुलर रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन आएगा एबनॉर्मल कोमा इरेगुलर रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, एबनॉर्मल इरेगुलर रेट एंड डेप्थ, ऐसा ऑप्शन बनाता है। तो आपको ध्यान रखना ये कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल कोमा रेगुलर रूप से रेट और डेप्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, वही क्या कहलाता है, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है मेरी बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए एक आपने सुना होगा बायोट्स रेस्पिरेशन, एक आपने सुना होगा बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए बायोट्स रेस्पिरेशन का मतलब है इसमें हाइपरपनिया या नॉर्मोपनिया, हाइपरपनिया या नॉर्मोपनिया के बीच बीच में कई बार एपनिया की कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, बायोट्स रेस्पिरेशन। कई बार न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में देखने को मिलती है। इसको पीरियोडिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, पीरियोडिक ब्रीदिंग भी बोला जाता है। तो आपने कहा बायोट्स रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है, हाइपरपनिया और, हाइपरपनिया और नॉर्मोपनिया, तो अपन कह सकते हैं हाइपरपनिया ओब्लिक नॉर्मोपनिया फॉलोड बाय एपनिया। यानी कि हाइपरपनिया या नॉर्मोपनिया की कंडीशन है, उसके बीच बीच में क्या फॉलो होता है, एपनिया की कंडीशन फॉलो हो सकती है, होती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बायोट्स रेस्पिरेशन। ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है, न्यूरॉन डैमेज। ये किस कंडीशन में देखने को मिलती है, न्यूरॉन डैमेज। क्लियर है मेरी बात। तो न्यूरॉन डैमेज की कंडीशन में ऐसा देखने को मिल सकता है। एक और आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाइनीज स्टॉक्स रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक्स रेस्पिरेशन, चाइनीज स्टॉक्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, देखो चाइनीज स्टॉक्स रेस्पिरेशन में तीनों चीजें आती हैं। आपने कहा एपनिया की कंडीशन भी आती है, हाइपोपनिया की कंडीशन भी आती है और हाइपरपनिया की कंडीशन भी आती है। तीनों कंडीशन अगर किसी में इंक्लूड होती हैं वो कहलाता है चाइनीज स्टॉक्स रेस्पिरेशन। जबकि बायोट्स रेस्पिरेशन में केवल दो ही हैं, या तो नॉर्मोपनिया या हाइपरपनिया, उनको फॉलोड करते एपनिया होता है। जबकि इसमें हाइपो भी होता है, हाइपर भी होता है और एपनिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो क्लियर है। तो अपन इसका डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, द रिदमिक, द रिदमिक वैक्सिंग एंड
वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ए रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है बढ़ना, वेनिंग का मतलब होता है घटना। तो द रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन followed by very deep to shallow breathing and apnea। आपने कहा द रिदमिक वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ रेस्पिरेशन, क्या कहा? द रिदमिक वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ रेस्पिरेशन followed by very deep to shallow breathing followed and apnea। apnea, shallow breathing यानी हाइपोपनिया और वेरी डीप यानी हाइपरपनिया, तीनों कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्लियर है बात? अब इसमें देखिए थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन किन कंडीशंस में पाया जाता है? तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज्ड आईसीपी में पाया जा सकता है, इंक्रीज्ड आईसीपी में पाया जाता है। दूसरा आपने कहा हार्ट फेलियर की कंडीशन में पाया जाता है। फिर आपने कहा हाइपो परफ्यूजन ऑफ ब्रेन हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्रेन की कंडीशन में पाया जा सकता है। तो इन कंडीशन में आपको चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो आपने कहा हाइपरपनिया, हाइपोपनिया और एपनिया, तीनों अगर जिसमें इंक्लूड हो वो क्या कहलाता है? सीधी सी बात याद रखना, तीन चीजें आएंगी, एपनिया भी शामिल होगा, हाइपोपनिया भी शामिल होगा और हाइपरपनिया भी शामिल होगा। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूं ये कैसा होता है। देखिए ये अपन उस पे चलते हैं रेट पे। यहां अपन ने कहा, देखिए यहां अगर आप ऐसे करते हैं, सेम चीजें आगे क्या होगी? रिपीट होगी। तो इसमें देखिए हाइपोपनिया से स्टार्ट हुआ, हाइपोपनिया से हाइपरपनिया की तरफ हाइपोपनिया, और बीच में क्या आ गया? एपनिया। तो ये क्या हो गया? डीप। ये क्या हो गया? शैलो ब्रीदिंग यानी हाइपोपनिया हो गया। और ये क्या हो गया? एपनिया की कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन, ये वाला जो डायग्राम है ऐसा, ये क्या कहलाता है? चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? चाइना-स्टोक्स रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो ये अपन ने रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखी आपने, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं। एक और होता है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं, सीओपीडी वाले पेशेंट हैं या अपन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को रिलीव करने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। CO2 रिटेंशन होता है, उसको रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ऐसे करते हैं, ब्रीदिंग सुनना, ये जो है ये क्या कहलाता है? पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। इनहेलिंग थ्रू नोज, इनहेलिंग थ्रू नोज, माउथ closed, inhaling through nose and exhaling through pursed lip, exhaling through pursed lip यानी pursed lip यानी होठों को चिपका के pursed lip, जबकि यहाँ पे
नोज क्या रहेगा, नोज क्या रहेगा, पिंच रहेगा, नोज क्या रहेगा, पिंच। नोज का नोज से नहीं आना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। क्लियर है। ये किस कंडीशन में इसका यूज क्या है, तो टू रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, टू रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को रिलीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्लियर है। तो आज आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, आपने इस चीज के बारे में देखी। सबसे पहले आपने देखा रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आपने कहा करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं रेस्पिरेशन के, रेट, रिदम और डेप्थ। अब उसके बाद में आपने कहा रेट के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, डेप्थ नॉर्मल, रिदम रेट नॉर्मल है, रिदम भी नॉर्मल है, और डेप्थ नॉर्मल क्या होती है, हाई क्या होती है, कम। उसके बाद में कुछ एबनॉर्मल टर्मिनोलॉजीज के बारे में अपन ने देखा, वन बाय वन आपको समझ में आया है। ओके, थैंक यू। तो ये वाइटल साइन का थर्ड कंपोनेंट कंप्लीट है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में फोर्थ कंपोनेंट की ओर जाएंगे। थैंक यू।